A very good morning to all my dear students. In our previous class, we have just covered the topic saving deposit account, current deposit account, and then after the recurring deposit account. यहीं तक हमने पढ़ा था और यहाँ तक पढ़ने के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, एफडी क्या होता है. आपने से बहुत जनों ने बहुत बार सुना होगा किसी मूवी में, किसी टीवी सीरियल में, या इवन मे बी एट योर होम आपने सुना होगा एफडी करवा रखी है, एफडी करवा लेंगे, एफडी का पैसा पड़ा है. तो ये जो एफडी आपने सुना है, अगर नहीं सुना तो आज आप डिपॉजिट अकाउंट है. क्या होता है जनरली, अगर हमारे पास एक बड़ा अमाउंट है और हमें लग रहा है ये अमाउंट हमें एक लॉन्ग पीरियड के लिए सेव करके रखना है, तो हम उसको बैंक के पास ले जाके उसका फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं. डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसको एफडी कहेंगे. ये पीरियड 6 मंथ से लेके 5 इयर्स 10 इयर्स हो सकता है. मुझे लगता है मुझे आफ्टर अ ईयर मेरे अमाउंट की जरूरत होगी तो मैंने 1 ईयर के लिए उस अमाउंट का एफडी करवा दिया. मुझे लगता है आफ्टर 20 ईयर जरूरत होगी. इवन मेनी पेरेंट्स व्हाट दे डू, दे जस्ट मेक अर्थ होता है वो विद इन 1 ईयर एक एफडी करवा देते हैं व्हिच विल बी एक्सपायरिंग आफ्टर 18 इयर्स, क्योंकि उनको लगता है 18 इयर्स तक हमें अपने बच्चे को कॉलेज में या हायर एजुकेशन के लिए डालना होगा, जो हाई अमाउंट जहां पे चाहिए होती है, तो वो एफडी करवा देते हैं. काफी पेरेंट्स को क्या पता हो ना हो तो व्हाट दे प्रेफर, दे जस्ट मेक अ एफडी फॉर देयर चिल्ड्रन. हो सकता है आप में से भी किसी के लिए किसी के घर पे एफडी करवाई भी हो, ठीक है. तो आज पता करना, आपको पता चलेगा आपके नाम पे कितना पैसा है. पूछना है अपने पेरेंट्स से कि क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडी एंड आर यू हैविंग एनी टाइप ऑफ एफडी और आर यू प्लानिंग टू हैव अ एफडी इन फ्यूचर. तो आप उनको पूछ सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं. अब देखिए, चलिए, अब एफडी में क्या होता है, बीसी फिक्स डिपॉजिट करवाया, आपको जनरली सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा मिलता है उसके कंपैरेटिवली एफडी में पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है. जितने ज्यादा ड्यूरेशन के लिए एफडी करवाएंगे उतनी हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगी और बैंक आपको एफडी के बदले डॉक्यूमेंट्स पे आपकी सिग्नेचर, नॉमिनीज की सिग्नेचर, वो सारी डिटेल्स और फॉर्मेलिटीज रहेगी. आपको अगर पूछ ले विच डिपॉजिट ऑफर्स डू नॉट ऑफर एनी इंटरेस्ट, तो आपका आंसर रहेगा करंट डिपॉजिट अकाउंट, राइट. उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता. नेक्स्ट वन इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. काफी बार क्या होता है, लोग मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, अकाउंट दोनों के फॉर्म में यूज कर सके, या एक ही कॉमन अकाउंट जिसको वो सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट के फॉर्म में यूज कर सके, या सेविंग अकाउंट और रेकरिंग. फॉर एग्जांपल मेरा एसबीआई में एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन है और इसी सेविंग अकाउंट में मेरी मंथली सैलरी आती है. ये एक इंसान की 10,000 आ रही है. अब उसको 10,000 में से उसको लग रहा है कि उसको उसके लिए 5,000 रुपए चाहिए. वो क्या कर सकता है, रिमेनिंग 5,000 को हर मंथ सेव कर सकता है. तो उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जैसे डालते रहना. तो सेविंग अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक साथ हो गया. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट में हर वक्त 1 लाख रुपीज रहने चाहिए. जैसे अमाउंट 1 लाख क्रॉस करता है आप उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दें. ये सारे दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स का ऑप्शन दे देगा कि यानी हमारा एक ही बार अकाउंट ओपन होगा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के नाम से और उसी में हम अलग अलग बेनिफिट्स ले सकते हैं. अब बैंक के अंदर ये ऑप्शन होता है या नहीं होता, ये मल्टीपल ऑप्शन का ऑप्शन ही नहीं देते मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का. और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो हमें ये एडवांस सर्विस देते हैं. आगे देखिए, some important services provided by bank. हमने पढ़ लिया बैंक में 5 types of accounts. बहुत सिंपल से account, fixed deposit account, and the last one the multiple option account. Now we are going to discuss some important service which bank is providing us. Number 1, bank draft. बैंक ड्राफ्ट क्या है समझिए, रीड करते हैं बुक की लैंग्वेज में और समझते हैं साथ साथ. फंड्स डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट at another bank, authorizing a second bank to make payment to the individuals whose name is written on the draft. It is a financial instrument. देखिए समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. सपोज मेरा आई एम हैविंग अकाउंट इन एसबीआई बैंक, आपका अकाउंट पीएनबी में है. आपने मुझे कुछ सेल किया और बदले में मुझे आपको पे करना है 1 लाख रुपीज. आपने मुझे कुछ सेल किया एंड आई एम सपोज टू पे यू रुपीज 1 लाख. ऐसे में मेरे पास सिग्नेचर करके ड्राफ्ट दे दिया जिसमें मेरे पास मेरे बैंक के ड्राफ्ट थे और मैंने आपको कहा कि आप विड्रॉ करवा लेना मेरी ब्रांच में जाके. ऐसे में ये ड्राफ्ट क्या है, बैंक की तरफ से, मेरे बैंक की तरफ से आपके बैंक को एक इंस्ट्रक्ट करके दे देना है इस इंडिविजुअल को जिसका नाम उस ड्राफ्ट पे लिखा हुआ है. चेक से थोड़ा सा डिफरेंट है. जनरली बैंक ड्राफ्ट यूज नहीं होता है, यूज होता है चेक, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. वो चेक हम बेसिक लैंग्वेज में यूज करते हैं. अब ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आप डिटेल्स फिल कर दी. तो अब ऐसे में आप बैंक के पास जाओगे तो वो बैंक को एक इंस्ट्रक्शन होगा कि भाई इतनी अमाउंट जो है आपको इस इंडिविजुअल को दे देनी है जिसके पास में ये ड्राफ्ट है, और बदले में बैंक आपसे कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा, जनरल कमीशन भी चार्ज कर सकता है. तो बैंक ड्राफ्ट एक तरीके का चेक ही है. एक बैंक ने दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो इंडिविजुअल इसको होल्ड कर रहा है उसको इतना अमाउंट आपको दे देना है. चेक क्या होता है ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में 10th में मनी एंड बैंकिंग में. ये जनरली हम यूज करते हैं जब हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें एक चेक बुक देती है. चेक बुक में हमारे नाम का चेक होता है जो एक डॉक्यूमेंट है. अगेन इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है उसको क्या जैसे हमने क्या किया, मेरी चेकबुक में से मैंने आपको चेक काट के दे दिया, आपको पेमेंट करना था मुझे तो मैंने आपको चेक काट के दे दिया और आप क्या कर सकते हैं उस चेक को फर्दर आगे यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स.
तो मैम ड्राफ्ट में और चेक में डिफरेंस क्या होगा? बेटा ड्राफ्ट बेसिकली आप अपने लोकल एरिया में ही यूज करते हैं, जैसे बीकानेर की ही ब्रांचेस के अंदर वो सर्कुलेट हो सकता है, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा बॉर्डर्स। ठीक है, चेक तो मेरा मैं आपको बीकानेर टू, क्योंकि उस पे ब्रांच नेम भी आपको लिखना होता है कि आप कौन सी ब्रांच से ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, ओके, ऑलराइट। नाउ हैव अ लुक। बैंक ड्राफ्ट में कमीशन थोड़ा ज्यादा होता है, चेकबुक में जनरली कमीशन नहीं होता, चेकबुक के चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी यू ऑल ऑलरेडी नो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें बैंक सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को, ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर के पास अवेलेबल है, जिसमें बैंक उनको ये परमिशन देती है कि आप अपने अकाउंट में जितना एक एग्रीड पीरियड पे, और ओवरड्राफ्ट पे जनरली बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी मैंने अगर विड्रॉ करवाया तो बैंक मुझसे बदले में इंटरेस्ट भी लेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। नेक्स्ट कैश क्रेडिट, ये बहुत रेयरली मिलता है राइट, और बदले में बैंक हमें कैश विड्रॉ करने की परमिशन दे देगा कि आप एक सर्टेन सॉरी आप एक सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकते हो, बैंक से पैसा विड्रॉ करवा सकते हो। ये क्या हमें मिलते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, जिसमें हम डायरेक्टली कैश नहीं विड्रॉ करवाते, हम सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम। कैसे, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में। अभी तो सिंपल सा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के आपको पेमेंट दे दिया बैंक ने, आपको एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद उसको रीपे करना है। मैंने बैंक से 2 लाख रुपीज अभी ले लिए 4 इयर्स के लिए, तो आफ्टर 4 इयर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रीपे करना पड़ेगा। और हो सकता है आजकल तो क्या होता है 4 इयर्स लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, अब मैं बिजनेस के प्रॉफिट से हर मंथ बैंक को कुछ इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूं, तो इंस्टॉलमेंट्स में भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी बोरोइंग का रीपेमेंट कर सकती हूँ। अब ये जो लोन है ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनअगेंस्ट बैंक ने आपसे कुछ असेट्स मॉर्गेज रखी है। 10th की इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट में जो पढ़ा था, सेम वही चीज यहाँ पे है। अगर हमें बोरो करने के लिए बैंक कहती है कुछ असेट्स मॉर्गेज रखिए, तो वो सिक्योर्ड लोन होगा। अगर बाय चांस हमें बिना सिक्योरिटी, आजकल प्राइवेट बैंक्स में तो मिलता नहीं, ठीक है, पब्लिक बैंक्स में वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस, जैसे परमिशन देता है कि आप गूगल पे या पेटीएम या फोन पे इन सबको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके अपना अकाउंट इससे लिंक करके डिजिटल पेमेंट कर दीजिए। मेरे पास कैश कर सकती हूँ, क्या करूंगी मैं, फोन पे कोड स्कैन करूंगी और स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर दूंगी। पेमेंट तभी कर पाऊंगी जब मेरा बैंक मेरे साथ वर्क कर रहा है, अगर वो वर्क नहीं करेगा तो मैं पेमेंट भी नहीं कर पाऊंगी। तो ये एक नया टॉपिक है, ये एक एडवांस टॉपिक है। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, आप सबने देखा होगा अपने बड़े भाई बहनों को यूज करते हुए। आप में से किसी ने यूज किया है क्या? वैसे अंडर 18 यूज नहीं कर सकते, बट बाय चांस आपने भैया दीदी किसी के फोन में किया हो। ओके, करण गुप्ता हैव ट्राइड, मैम बताइए बेटा वो आपने क्या और ऐसे कैसे यूज हमको कर भी यही रखा है? बोला था कि मैं माइनर में आता हूँ तो मैं कर नहीं सकता, पर मेरे पापा का केवाईसी हुआ था तो उनके आधार पे मेरा भी हो गया था, तो फिर मैं भी। बिल्कुल, तो आपको क्या क्या करना होता है बेटा? मैम कुछ नहीं करना होता, बहुत बहुत रेयरली यूज होता है, कभी बाहर जाते हैं तो मन कर जाता है तो मोबाइल से कर लेते हैं, नहीं तो चलिए, ओके जानवी, यू टेल अस। मैम अगर कोई बिल पे करना होता है तो स्कैन बस वो डालकर पेटीएम में जाके बिल पे में जाके वहाँ पे KY नंबर डाल के अपने आप वो बता देता है कि इतना आपका बिल आया हुआ है, उसको पे कर दीजिए। फिर वो UPI कोड होता है, वो मम्मा लगा देती हैं, फिर पे हो जाता है। डिजिटल एडवांस्ड है। पहले क्या होता था, फॉर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें लाइंस में खड़ा होना पड़ता था, गर्मी में धूप में, लास्ट डेट होती थी उस दिन, आपने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में, ठीक है। अगर मैं रिसेंट मूवी की बात करूं तो ये लाइन लगी हुई होती है, मुझे एकदम से याद आ गया उसका वो मूवमेंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए लाइन लगती थी, वाटर बिल के लिए। अब हम उन सबको अपने फोन से लिंक कर सकते हैं, हमारे आने से पहले हमारे फोन पे मैसेज आ जाएगा कि इस मंथ का आपका इतना बिल आया है, और हम उसको बहुत इजीली फोन से पे कर सकते हैं। बैंकिंग के सबसे पहले आप डिजिटल पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हो, और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपको सारी डिटेल्स, अगर आप अपना गूगल पे देखोगे तो उसपे सारे ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपको दिखेगा। 24 बजे भी फ्री हुई हूँ तो 12 बजे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाऊंगी बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, वरना नहीं होता था। आप ऑफिस आवर्स से छुट्टी लीजिए और ऑफिस जाइए, क्योंकि पेमेंट करना है, संडे को तो वो ऑफिस भी बंद है, प्लस फेस्टिवल डेज है तब भी अवेलेबल है ये फैसिलिटी। कन्वीनियंट है हमारे लिए, हम अपने घर बैठे बैठे या मैं अपने ऑफिस से या मैं घूमते हुए कहीं भी पेमेंट कर सकती हूँ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे प्रॉपर, हम कहीं तक भी पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ बैंक की वॉल्स तक लिमिटेड नहीं है। मैं यहाँ बैठे बैठे कैलकाटा भी पेमेंट कर सकती हूँ, बेंगलोर भी पेमेंट, जहां मुझे पेमेंट करना है वहां ट्रांसफर कर सकती हूँ। कम है। ट्रैवल करते टाइम अगर आप कैश कैरी करते हो तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, बाई चांस हमारा लगेज चोरी हो गया या बाई चांस कुछ ऐसा रहा तो वहां पे आपको ये रिस्क फेस नहीं करनी पड़ेगी डिजिटल पेमेंट। अगर हमने गलत हमारा आईडी हैक हो गया या ऐसा कुछ, बट उन सबके लिए सेफ्टी मेजर्स है जो आपको यूज करने होते हैं। बैंक को क्या फायदा है, ये तो कस्टमर्स को बेनिफिट्स है। बैंक अगर डिजिटल पेमेंट को चुन चुका है तो उसको क्या फायदा है? नंबर 1 वो कंपटीशन है, नंबर 2 अनलिमिटेड नेटवर्क, आप भी अपना काम सिर्फ लिमिटेड जगह तक नहीं कर सकते, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। और आप पहले क्या होता था, जनरली लोग अपने घर के
लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, अब हम थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत इजीली अपना काम एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी पीसी या कोई भी फोन जिससे आपने कनेक्शन कर लिया है वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करेगा, जिससे बैंक की मार्केट इमेज बढ़ेगी। फिर ब्रांचेस का काम थोड़ा कम होगा, कंप्यूटर आपसे डबल फास्ट काम करेगा, राइट, तो थोड़ा सा काम जल्दी और क्विकली हो जाता है। अब ई पेमेंट के तरीके कौन से, ये नया टॉपिक है, हाईलाइट नहीं किया है बुक ने, आप हाईलाइट कर लीजिए। बैंक के बेनिफिट्स खत्म हो गए हैं, दिस इज अ न्यू टॉपिक। ये है डिफरेंट। तो सबसे पहले मैं अपना एटीएम कार्ड यूज कर सकती हूँ, जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं। जो एटीएम कार्ड होता है ना आपके पेरेंट्स का, उसको डेबिट कार्ड कहते हैं, जिसको मैं मशीन में इंसर्ट करके उसमें से पैसा विड्रॉ कर जाके एटीएम कार्ड इंसर्ट करूंगी। अब आपके पास ये राइट है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, कि आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि जब आप एटीएम जाओ पापा तो अगली बार मुझे लेके जाना, मुझे देखना है कि डेबिट कार्ड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वहां आप देखोगे डेबिट कार्ड कैसे वर्क करता है। क्रेडिट का पेमेंट कर सकते हैं, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टली फंड ट्रांसफर होता है, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे। आरटीजीएस, देन एटीएम एंड देन ई कैश और डिजिटल कैश। तो ये इतनी, सबसे पहले देखिए डेबिट कार्ड, क्या कोई बता रहा है डेबिट कार्ड के बारे में? एनीवन इन द क्लास? हाँ जी बेटा, यू कैन स्पीक। मैम एटीएम कार्ड ही होता है इसमें, जैसे एटीएम में जाके इसमें पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। एंड इसके लिए क्या चाहिए होता है? बैंक अकाउंट? यस मैम। चलिए ओके। सभी सेविंग अकाउंट होल्डर्स के पास होती है, करंट अकाउंट होल्डर्स के पास होती है। इसमें क्या होता है, हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, ठीक है, हमारे बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, हमारे बैंक में मनी है। अब हमारे बैंक में मनी अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, हम यस जो मनी हमारे बैंक में अवेलेबल है, हम उसको यूज करने के लिए, उसको विड्रॉ करवाने के लिए बार बार बैंक ना जाना पड़े हमें, इसके लिए बैंक हमें एक कार्ड दे देगा जिसको डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड कहेंगे। अलग से टर्मिनल्स पे भी यूज कर सकते हो, पेट्रोल पंप पे भी यूज कर सकते हो। उसको स्वाइप करूंगी तो बैंक से मेरा पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, स्वाइप करके अपनी एक पिन डालनी पड़ेगी। विशाल मेगा मार्ट जाएंगे तो वहां भी आप देखेंगे ये सिस्टम, पेट्रोल पंप जाएंगे तो वहां भी देखेंगे। जब कस्टमर डेबिट होगा, हमारा बैंक अकाउंट स्टोर के बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और हमारे अकाउंट से पैसा इमीडिएटली कट के उस स्टोर वाले के पास चला जाएगा। अगली बार जब आप विशाल मेगा मार्ट जाए, वो 3 जने आपको वहां कार्ड पेमेंट करते हुए नजर आएंगे। अब अकाउंट होल्डर क्या कर सकते हैं, बिल भी पे कर सकते हैं अपने फोन से या अपने कंप्यूटर से, अपने एटीएम कार्ड को कनेक्ट करके। गूगल पे पे अगर मैं अपना एटीएम कार्ड नंबर, आउट एनी डिफिकल्टी, बैंक क्या करेगा, जिस जिसको पेमेंट करना है डायरेक्टली मेरे अकाउंट से ही पेमेंट कर देगा। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक होती है प्रीपेड सिम और एक होती है पोस्टपेड सिम। करवाते हैं, उसके बाद में हम उसका बेनिफिट पोस्टपेड होता है हमारा, राइट। कहीं कहीं प्रीपेड भी होता है, रिचार्ज पहले करवा के रखते हैं। डेबिट कार्ड एक प्रीपेड सिम कार्ड की तरह है कि पैसा पहले आपके बैंक में होगा तब जाके आप, कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें कोई पैसा नहीं, बैंक ने आपको ये कार्ड इश्यू कर दिया, आप इससे पेमेंट करते रहिए। 1 महीने के बाद में आपके पास बिल बन के आ जाएगा कि आपने महीने भर में कितना पेमेंट किया इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, उस बाद में देना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंक अकाउंट है जिसमें आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप उससे पेमेंट करते रहिए, आप उससे ट्रांजेक्शन करते रहिए, ठीक है, बट एक फिक्स लिमिट तक। लिमिट वर्थनेस, क्रेडिट वर्थनेस का मतलब होता है कि हम कितने भरोसेमंद है फाइनेंशियल मामले में, इसके बेसिस पे हमें ये मिलेगा। और क्रेडिट कैश का ही सब्स्टिट्यूट है, हम इस प्लास्टिक कार्ड को यूज हुआ होगा, एक तो इशूइंग बैंक का नाम, कुछ चिप्स लगी हुई होंगी और कितनी वैलिडिटी है ये भी मेंशन होगा। आप आज अपने गार्जियंस के पास अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है तो जरूर उसको देखिएगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट सिम है, बैंक अकाउंट में मनी होगा तो आप इस एटीएम से विड्रॉ करवा पाएंगे। मेरे बैंक अकाउंट में 2000 है और मैं एटीएम मशीन पे जाके वो कार्ड लगा के लिख देती हूँ 2500, तो पैसा नहीं मिलेगा, उस पर आ जाएगा इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस। क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। चलिए यहाँ तक, इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन फर्स्टली यू कैन आस्क मी। कुछ यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताइए। नो यस, कल पढ़ेंगे एटीएम और ई कैश, अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि एनईएफटी और अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए अगर हम बात करें एटीएम की, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जैसे हमारे कपड़े जो स्टिच करते हैं, उस बैंक में जो इंडिविजुअल पेमेंट करता है, जो पेमेंट हमें पे भी करेगा और जो हमसे कैश एक्सेप्ट भी करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करेगा, उस इंसान को बैंक में टेलर कहा जाता है। करता है एटीएम एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, यानी हमने उस इंसान का काम एक मशीन को दे दिया जो 24/7 ह्यूमन टेलर्स जितनी सैलरी लेते हैं उससे आधी कॉस्ट में काम कर सकती है। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है, उस मशीन को इंस्टॉल किया हुआ होता है, मशीन में पैसे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, मशीन में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे अपना प्लास्टिक कार्ड और अपना आइडेंटिफिकेशन कोड डालेंगे। अगर कोड मैच होगा, जैसे बैंक में टेलर के पास पेमेंट कर देगा, वैसे ही एटीएम मशीन पे जाएंगे, हम उसको कोड बताएंगे, अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे, वो सेटिस्फाइड होगा तो हमें डिपॉजिट करवाना है तो डिपॉजिट भी करवा पाएंगे, विड्रॉ करवाना है तो विड्रॉ भी कर। बच्चों को पता होगा कि एटीएम से पैसा जमा भी होता है,
बीकानेर में भी ऐसे, बीकानेर में बेसिकली SBI के ही ATMs है जो ये फैसिलिटी देते हैं, जहां हम मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं। क्या आप में से किसी, वेरी गुड, करण गुप्ता इज अपडेटेड, पंकज इज ऑल्सो अपडेटेड विद दिस। चलिए, लक्ष्य मोदी भी। तो आप सब ये चीजें ना, ये आप अपने घर पे, आपकी घरवाली भी, आप देखिएगा कितना उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह हमारे बच्चों को कॉमर्स दिलाइए, इनकी पढ़ाई में ये सब चीजें आने लगी। में जाइए साथ में पेरेंट्स के, उनको पूछिए कैसे डिपॉजिट करवाते हैं, डिपॉजिट करना सीखिए और समझिए कि क्या है, क्योंकि ये सब हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है, इसमें कुछ पढ़ाई वाला है ही नहीं। ये तो वो चीजें हैं जो हमारे आसपास है, जैसे बचपन में ई कैश या डिजिटल कैश जो सबसे मॉडर्न सिस्टम है, जिसमें आपके पास ऑनलाइन पैसा होगा। ई कैश, मेरे पास कैश नहीं पड़ा लेकिन मेरे पेटीएम वॉलेट रखूंगी, और जब भी मुझे पैसा ट्रांसफर करना होगा मैं इस ई कैश को ट्रांसफर करके पेमेंट कर पाऊंगी। ठीक है, एग्जांपल बताया हुआ है, पेटीएम या भीम का UPI आप यूज कर सकते हो, और यूज करके जब आपको जैसे जरूरत होता है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताइए। RTGS और NEFT नहीं करवाया है मैंने अभी आपको, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, आज की क्लास का टाइम उतना नहीं बचा है हमारे पास। ये देखिए, ये अभी आपको समझा देती हूँ। केस स्टडी नंबर फर्स्ट जनरली आता ही है। Money Money Bank is a private sector bank offering various services to its customer। एक बैंक है, बहुत सारी सर्विसेज वो अपने कस्टमर को दे रहा है, उसके बारे में आपको बता रखा है। अब यहाँ पे ये आपको बोल, जब भी बड़ा क्वेश्चन दिखे पहले ये नीचे वाला रीड कर लो, क्या पूछना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं ऊपर कौन से टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं, और उनमें से कोई भी दो का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं केस स्टडी। इट ऑफर्स Rakesh, being a businessman, has chosen the type of account in which the deposits are the most liquid and there are no limit on the number of transactions or as the amount of transactions in a day। राकेश एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कौन सा, अगर बिजनेसमैन है तो वो करंट अकाउंट ओपन करवाएगा, राइट। करंट अकाउंट, तो राकेश का अकाउंट करंट अकाउंट है। फिर ये कह रहे हैं राकेश के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, his mother has opened a type of account where she can conveniently deposit। जरा, राकेश की मदर ने ऐसा अकाउंट ओपन करवाया जहां वो पैसा इजीली सेव करवा सके। यस लक्ष्य, हाँ जी बेटा, अनम्यूटिंग राइट्स दे दिए। सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट आना चाहिए। सेविंग अकाउंट, वेरी गुड। द फैसिलिटी ऑफ चेक एंड अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। इजी सा सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। वेयर एज राकेश सिस्टर रीमा ओपनड अकाउंट वेयर शी विल डिपॉजिट अकाउंट है रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, वो पर मंथ डिपॉजिट करवाती रहेगी। अच्छा, नीचे ऐड कर देते, राकेश वाइफ हैज ओपनड अ अकाउंट वेयर शी हैज डिपॉजिटेड ₹20 लाख फॉर अपकमिंग 10 इयर्स। तो कौन सा अकाउंट होता? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वेरी गुड। तो बस इसमें तीनों का बता पाएगा क्योंकि वो RTGS से रिलेटेड है। अब मुझे बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लग रहा है? हमने इस चैप्टर नंबर 4 में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, देन आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, business services, social services and personal services। Then there are 5 categories of business services, जिसमें हमने बैंकिंग टाइप्स के अकाउंट्स बैंक में ओपन होते हैं जिससे रिलेटेड केस स्टडी आती है, ये हमने पढ़ा। और इसके बाद में हमने पढ़ लिया है कि बैंक हमें क्या क्या सर्विसेज देता है, जिसमें हमने ये सारे पढ़ लिए। 6 सर्विसेज बैंक मैरिट्स और कस्टमर के लिए मैरिट्स पढ़ लिए। मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में हमने आज केवल 4 मोड्स पढ़े हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM एंड डिजिटल कैश, जिसमें ATM और डेबिट कार्ड तो सेम ही है। ATM मशीन के बारे में बता दिया, अलग जगह आप उसको स्वाइप करके भी पेमेंट कर सकते हो। अब RTGS और NEFT क्या है? ये आपका टारगेट है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ के रखें, ठीक है। आप बोलें जिसके घर के बिजनेसेस है या आपके फादर का ऑफिस है, आप कभी कभी जाते हैं तो वो जो उनके बैंक के काम करते हैं उनसे समझ के रखिए कि भैया NEFT किया है आपने कभी, RTGS किया है आपने कभी, अगर किया है तो क्या होता है, NEFT क्या होता है, फिर आप कल क्लास में बाकी सबको बताएंगे। इज इट ओके टू एवरीवन? लेट मी नो। यस मैम। ओके, ऑल राइट। चलिए, तो हम मिलते हैं कल की क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। ये सारा बहुत बढ़िया तरीके से हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए चैप्टर 4 के। आपका टास्क है उन सभी टॉपिक्स को लर्न करके रखना। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू।